Hello friends, in this video we are going to understand important constitutional amendments. Starting with the first constitutional amendment जो कि हुई थी 1951 में, उसकी हम बात करते हैं। तो ये जो हमारी अमेंडमेंट थी उसने हमारे 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लेकर आई थी। अब हमारा 9 शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किससे चीज़ से डील करता है? 9 शेड्यूल जो है वो डील करता है कुछ कुछ चीज़ें जिनको जुडिशल रिव्यू से अलग रखा गया है, उस चीज़ को इसमें जोड़ा गया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। नेक्स्ट क्या है, क्लॉज नंबर 19(2) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के 3 ग्राउंड्स को और ऐड किया गया है और अब यहाँ पर टोटल बन गए हैं 8 ग्राउंड्स। ठीक है, मतलब कि 19 क्लॉज 1 के सेक्शन नंबर ए में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है कि आप किसी भी जगह पर कुछ भी बोल सकते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको लेके कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि 3 ऐड करे गए हैं। फर्स्ट इज़ दी पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मींस कि जनरल पब्लिक के बेसिस पे आप क्या नहीं बोल सकते उसकी बात करता है। फ्रेंडली रिलेशंस, मतलब कि अदर नेशन से हमारे कोई फ्रेंडली रिलेशंस हैं तो उस चीज़ को लेके उनके नेशन के बारे में कुछ ऊटपटांग ना बोलना। और थर्ड आ जाता है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब किसी को भी उकसाना ऑफेंस करने के लिए। तो ये दो चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें पढ़नी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ दी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया था उसके थ्रू ABCD करके हमारी स्टेट्स को डिवाइड किया गया था कैटेगरीज में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फ़ज़ल अली कमीशन आई, उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे लिंग्विस्टिक लाइंस पे हमने क्या बनाया, स्टेट्स का फॉर्मेशन किया। कैसे किया? हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया 1956 में, और जिसके कारण 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और उससे हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन किया, जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जगह पर चेंजेस किए। जैसे कि हमारे शेड्यूल नंबर 1 में, जहाँ पर जो बताता है नेम्स वगैरह के बारे में। शेड्यूल नंबर 4 में भी चेंजेस किए होंगे जो कि राज्यसभा की सीट्स के एलोकेशन की बात करता है। नेक्स्ट हमने कुछ चेंजेस करे थे जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है। पहली चीज़ क्या थी कि हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन था उसको पहले हमने यूनियन टेरिटरी तक बढ़ा दिया। पहले क्या था, हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जो था वो सिर्फ रहता था कहाँ तक, वो डील करता था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी भी करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी है, उसका हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो उसका हाई कोर्ट चेन्नई हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से बात करते हैं। नेक्स्ट बात करी गई है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है फॉर एन एग्जांपल, वो हरियाणा का भी हाई कोर्ट है, पंजाब का भी हाई कोर्ट है, एंड अलोंग विद दैट इट इज़ द हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ द यूनियन टेरिटरी। तो मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये क्लियर कर दिया गया कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स या यूटी के मिला के हाई कोर्ट बन सकते हैं, मतलब एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, जो कि आर्टिकल नंबर 231 कहता है। ये जोड़ा गया इससे। ठीक है, और फिर फोर्थ बात, जो इम्पोर्टेंट बात इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की अपॉइंटमेंट इन विच इन दी हाई कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 224, मतलब कि वर्कलोड बढ़ जाने के कारण कुछ एडिशनल जजेस या कोई भी जज की एब्सेंटीज़ के कारण कोई एक्टिंग जजेस के आने की अपॉइंटमेंट के थ्रू की बात करी गई इसके थ्रू। ठीक है, फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो कि डील करती हैं हमारे किस चीज़ से, जो है हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन रिलेटेड। मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, जो 8th शेड्यूल हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये जो क्या था कि जो SC और ST का रिजर्वेशन है, किसमें, लोकसभा में सीट्स को लेकर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में। ठीक है, इनकी सीट्स को लेकर जो रिजर्वेशन है उसके एक्सटेंशन की बात करता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में, तो हम लोगों ने बोला था कि 1960 तक इनका रिजर्वेशन रहेगा सीट्स का लोकसभा में।
ठीक है। तो उसी एक्सटेंशन को 1960 के 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया था। ये जो एक्सटेंशन है आज तक भी, आज तक अब ये 2020 में फिर से बढ़ाया गया था एक 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और अब वो 2030 तक, मतलब ये 10-10 साल को लेकर बढ़ता गया है। इसको हम आखिरी में इस लेक्चर के अच्छे से पूरी अमेंडमेंट को डील करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 9th शेड्यूल आता है। इसमें कुछ नहीं था, हमने जो वेस्ट बंगाल का बेरूबारी करके जो एरिया है वो हमने ईस्ट पाकिस्तान, पहले दो पाकिस्तान होते थे, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, तो एक इंडो पाक एग्रीमेंट हुआ था 1958, उसके तहत हमने ये एरिया वेस्ट बंगाल का उनको दे दिया गया था। फिर कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो कि हमारी टेरिटरीज़, जो कि हमने बाहर की टेरिटरीज़ को हमारे इंडिया में जोड़ा था, उससे रिलेटेड है। 10th वाली जो है वो डील करती है कि दादर एंड नागर हवेली को हमने यूनियन ऑफ इंडिया में जोड़ा था। फिर 1961 में एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट इज़ 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। वो किससे डील करती है कि जो इलेक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, देखो अभी प्रेजेंटली इलेक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उनके लिए एक बनाया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज, और वो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। पर पहले क्या होता था, मतलब कि 1961 के पहले क्या होता था कि एक जॉइंट सेटिंग होती थी लोकसभा और राज्यसभा की, वहाँ पर इलेक्शन होता था। तो इस चीज़ को 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। फिर 12th, 13 और 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से डील करता है, ठीक है। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तीनों अमेंडमेंट 1962 में आई थी और तीनों स्टेट्स या यूटी से डील करती हैं, ठीक है। 12th बोलती है कि जो गोवा और दमन एंड दीव है उनको यूनियन ऑफ इंडिया में हमने जोड़ लिया था। देखिए, गोवा और दमन एंड दीव किसकी, फ्रेंच टेरिटरीज थी, ठीक है। फिर 1962 में उनको हम लोग ने पुलिस एक्शन से हमारे इंडिया में जोड़ लिया था, ठीक है। 13th में क्या था कि देखो, 13th में हमारी 16th नंबर की स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था नागालैंड का। देखिए, नागालैंड में एक नागा करके एक ट्राइब है, ठीक है। वो अपने डाइवर्स कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अलग स्टेट का डिमांड कर रही थी, और उनकी यही डिमांड को माना गया इस तरीके से, और उनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए जिसके कारण 13वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है। फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 1962 में, जिसमें क्या हुआ कि पुडुचेरी को यूनियन ऑफ इंडिया में जोड़ा गया था। पुडुचेरी क्या थी, एक पुर्तगीज टेरिटरी थी जिसको हमने जोड़ा था। अच्छा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पुडुचेरी है, मतलब कि सबसे पहले कौन आए हमारे इंडिया में, जो यूरोपियंस थे वो थे पुर्तगीज, और सबसे आखिरी में ही पुर्तगीज हमारे इंडिया से गए, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, और ये एक प्रूवन फैक्ट भी है। फिर बात करते हैं 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कुछ हमारी जो यूटीज़ थी, ठीक है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 से बनी हुई थी, उनको लेजिस्लेचर्स दिया गया। और गोवा, दमन एंड दीव और पुडुचेरी, जो कि 12th एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनी थी रेस्पेक्टिवली, उनको क्या दी गई, लेजिस्लेचर दी गई, ठीक है। तो ये थी हमारी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक। फिर नेक्स्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती 15th। 7th में हमने बात करी थी हाई कोर्ट रिलेटेड, 15th में भी हम पूरी हाई कोर्ट रिलेटेड बात करेंगे। मतलब 15th में जो चेंजेस करे गए वो हाई कोर्ट रिलेटेड थे, जो कि आई थी 1963 में। तो उसमें आर्टिकल नंबर 224 ए जोड़ा गया था, ठीक है, रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि ये क्या बात करता है, सॉरी यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर हाई कोर्ट रहेगा। मतलब कि जो रिटायर्ड जजेस रहते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ रिटायर्ड जजेस रहते हैं, ठीक है, उनकी कोई भी स्पेशल केस को लेकर या कोई भी स्पेशल वैकेंसी को लेकर अपॉइंटमेंट करी जा सकती है हाई कोर्ट में। ये हमने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। हम अगर एज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज की एज कितनी है, मतलब मैक्सिमम एज, मतलब रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट की प्रेजेंटली तो 62 है, पहले ये थी 60। तो इसको 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 60 से 62 किया गया था, ठीक है। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जिनको हम साथ में भी याद रख सकते हैं। साथ में कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 21st, 71st और 92nd, ठीक है। ये तीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम साथ में याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जुड़ी हुई हैं शेड्यूल नंबर 8 से, ठीक है।
अब इसको हम समझते हैं क्या है ये चीज़। शेड्यूल नंबर 8 क्या है हमारा, वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। ओरिजिनली हमारी थी 14 ऑफिशियल लैंग्वेज, धीरे धीरे करके हमने जोड़ जोड़ कर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है टोटल नंबर ऑफ 22। ठीक है, तो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 21, 71 और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इनको जोड़ा था। ठीक है, 21 से हमने सबसे पहली जोड़ी थी, वो थी हमारी कौन सी, सिंधी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी हमारी, सिंधी, ये जो इधर पर लिखा हुआ है। 71 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, उनसे हमने 4 लैंग्वेजेस को और जोड़ा था। और 92 से हमने 3 लैंग्वेजेस को और जोड़ा था। 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 2003 की, और 71 थी 1992 की। आगे चल के और हम इसको देखेंगे, लेकिन अगर कोई भी रिलेटेड चीज़ें हैं उन अमेंडमेंट को अगर हम साथ में याद रखते हैं तो हमें याद करने में आसानी होगी। तो ये तीनों अमेंडमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आती है 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये क्या है, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो असम है, ठीक है, असम मतलब जो अभी हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं ना जो हम, वो पहले सिर्फ असम हुआ करता था। सबसे पहले नागालैंड निकला, मणिपुर और त्रिपुरा पहले निकला, मतलब कि वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से उनको यूटी बना दिया गया था। ठीक है, फिर नागालैंड निकला एज अ स्टेट, फिर मेघालय को एक सब स्टेट बना दिया गया। ठीक है, पहले एक सब स्टेट बनाया गया मेघालय को, पर आगे चल के 1971 में मेघालय को स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। अब आगे बात करते हैं हम 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये भी वही 10 ईयर्स के एक्सटेंशन से डील करती है, तो इसको हम आखिरी में चल के इकट्ठा पूरा डील करेंगे, जो कि हमें याद करने में आसानी देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो है हमारी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971। उस अमेंडमेंट से हम पार्लियामेंट ने क्या किया था, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कैन बोला था इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, इंक्लूडिंग दी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ से उन्होंने क्लियर कर दी थी। और एक चीज़ और बोली थी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब कि संविधान में कोई भी चेंज करने का अगर बिल लाया जाएगा, तो उसमें अमेंडमेंट करने के लिए जो प्रेसिडेंट आखिरी में असेंट देता है बिल को एक्ट बनाने के लिए, वो उसकी अमेंडमेंट कंपलसरी होगी, वो डिनाई नहीं कर सकता। तो एक तरीके से 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें पार्लियामेंट को ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है एज़ कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाती है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील करती है प्रिंसली स्टेट्स रिलेटेड। ठीक है, 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील करती है प्रिंसली स्टेट्स। मतलब कि क्या होता था कि प्रिंसली स्टेट्स का प्राइवी पर्सेस होते थे और उनके प्रिविलेजेस, मतलब कि जब कुछ प्रिंसली स्टेट्स को हमने इंडिया में जोड़ा 1947 से 1950 के बीच में, उनके साथ हमारे थोड़े बहुत एग्रीमेंट हुए, जिससे कि हमने उनको यूनियन ऑफ इंडिया में जोड़ा, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे। ठीक है, तो उस चीज़ों को ख़त्म किया 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1972। वो किस चीज़ से डील करती है, वो बात करती है कि जो लोकसभा है हमारी, उसमें पहले होती थी 525 सीट्स। ठीक है, उन सीट्स को इंक्रीज करके कर दिया गया है अब कितना, 545 इन टोटल। ठीक है, बट प्रेजेंटली अभी कितनी सीट्स हैं, 552 सीट्स हैं। लेकिन 2 सीट्स मतलब कि जो एंग्लो इंडियंस थे उनको हटा दिए गए, तो दी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एट प्रेजेंट इज 550। ओके, दीज आर टिल द 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको इधरी पर रखते हैं। इसको हम आगे इसके सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, जिनमें हम आगे हमारी 35th से लेके लास्ट तक की इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डील करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।